नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। यूपीएस आते ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल, मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन इस यूपीएस में एनपीएस से बड़ा खेल है। एनपीएस से भी बड़ा खेल। और 10% का जो झोल है ना, इस 10% के झोल को आज हम आपको समझाएंगे। हम आपको ग्रेजुटी के झोल को समझाएंगे। कल रात से लगातार इस विषय को समझने के लिए तमाम कर्मचारी जो ओपीएस का हिस्सा रहे, जो एनपीएस को जिन्होंने देखा, जो एनपीएस का पार्ट रहे, और अब जो यूपीएस आया है, जो यूपीएस को समझ रहे हैं, उन सबसे समझने के बाद ये वीडियो में लेके आ रहा हूं। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि नोटबंदी आपको याद है, हर तीसरे दिन नया नोटिफिकेशन आता था। अभी तो 1 अप्रैल 2025 बहुत दूर है। अभी तो संसद में आएगा, फिर कितनी बहस होगी, कितने बाल के खाल निकाले जाएंगे, बहुत कुछ बचा हुआ है। तो अभी अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस क्या क्या आएंगे, क्या क्या सरकार साफ करेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज जो तस्वीर साफ हो रही है, जो धुंधली तस्वीर साफ हो रही है, अगर उस तस्वीर को आप समझेंगे और कर्मचारी समझेंगे तो कहेंगे कि ये यूपीएस इससे ज्यादा बेहतर तो एनपीएस, जिसमें हाथ में क्या है दिख रहा था। इसमें तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सामने वाले के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। अब कैसे उसको एक एक पार्ट में समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं 10% का झोल और ग्रेजुटी, इन दोनों पर, सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों पर जरूर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले बहुत चीजें कुछ क्लियर कर देते हैं कि कैसे ओपीएस में पेंशन तय होती थी और यूपीएस में कैसे तय होगी, ओपीएस में कैसे तय होती थी और यूपीएस में कैसे तय होगी। दरअसल ओपीएस में जो आखिरी महीना, उसका जो आपका बेसिक पे होता था, बेसिक, उसमें डीए नहीं, एचआरए नहीं, बेसिक का 50% पेंशन होता था, वो मिनिमम पेंशन फिक्स हो जाती थी। उसके बाद उस पर लगता था डीए। डीए में भी खेल है, डीए और इन्फ्लेशन इंडेक्स, डीए और इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो मिनिमम जो आपका मतलब बेसिक पे जो होता था, लास्ट मंथ का बेसिक पे जो उठाता था रिटायरमेंट के आखिरी महीने में, उसका 50% पेंशन तय होता था। उस 50% पेंशन पर डीए, जो भी उस समय डीए होता था, वो डीए उसमें जुड़ जाता था। डीए जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। अब जो आखिरी 12 महीने, मतलब जो रिटायरमेंट का मंथ है, उस मंथ से 12 महीने जो होंगे, उस 12 महीने का जो आपका मूल वेतन होगा, बेसिक पे होगा, उसका 50% होगा। पहली कटौती यहां पर, लास्ट मंथ का बेसिक पे ऑब्वियस सी बात है कि 12 महीने पहले के बेसिक पे से ज्यादा होगा। जो 12 महीने का जो एवरेज आएगा वो लास्ट मंथ के बेसिक पे से कम होगा। यानी यहां पर थोड़ी सी कटौती यहीं पर हो जाएगी। जो मिनिमम पेंशन जो फिक्स होगा, उसमें यहां पर एक थोड़ा सा अभी यहां पर खाली खुरचन है। अभी आगे देखिए होता क्या है। इसके बाद जो डीए लगता था, वो डीए जो साल में 2 बार महंगाई भत्ता सरकार घोषित करती है, पहले केंद्र सरकार घोषित करती है, फिर वही राज्य सरकारें घोषित करती हैं। ये डीए जो अभी हमारे सामने आया है, उसके मुताबिक डीए इसमें नहीं होगा, इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा। डीए निकालने का तरीका, जो सैंपलिंग का डिपार्टमेंट है वो जाता है शिमला में, वो 6 महीने का एवरेज निकालता है, फिर फरीदाबाद में उस पर काम किया जाता है, फिर वो डीए आता है, महंगाई भत्ता आता है। अब यहां पर इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो मुद्रास्फीति दर है, उससे आपके पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं, जरा खेल पर आते हैं कि खेल क्या है। अब खेल में 10% पे चलेंगे, उससे पहले ग्रेजुटी, यहीं पर आपका माथा ठनक जाएगा। ग्रेजुटी जो है, ये 35 साल की नौकरी जो पूरी कर लेता था पहले, 35 साल,
35 साल पर पूरी ग्रेजुटी मिलती थी और पूरी ग्रेजुटी कितनी होती थी? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए की ग्रेजुटी, 35 साल की जो नौकरी पूरी कर लिया। ये कम भी होती थी अगर मान लिया 33 साल की हुई है तो 33 गुणा 100/35, इसी रेशियो में ये ग्रेजुटी घटती थी। लेकिन 35 साल पर हम एक आपको खाका बताते हैं। 35 साल पर ग्रेजुटी कितनी? 25 लाख रुपए। अब इस यूपीएस में जो अभी सामने दिख रहा है उसको समझिए। इसमें आपके जो रिटायरमेंट के लास्ट महीने की सैलरी है उसका 10%, लास्ट मंथ यानी रिटायरमेंट का जो मंथ है उसकी सैलरी का 10%, उस 10% एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझिए। 10%, ये 10% आपकी पूरे नौकरी की अवधि को 6 महीने से डिवाइड कर दीजिए। 6 महीने से डिवाइड कर दीजिए। उसमें कितने 6 महीने बनते हैं? आपकी पूरी नौकरी में कितने 6 महीने बनते हैं? वो आखिरी महीने के 10% से गुणा कर दीजिए, ये तैयार होगा अमाउंट। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने कहा कि 35 साल की नौकरी पर 25 लाख ग्रेजुटी फिक्स है, लेकिन यूपीएस में क्या होगा? मान लिया आप मानो कि आपके रिटायरमेंट पर आखिरी महीने में आपने 1 लाख रुपए सैलरी उठाई, 1 लाख रुपए तनख्वाह था। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए हुआ, 10,000। अब मान लिया 35 साल पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। मान लिया आपने 35 साल नौकरी की है, तो 35 साल नौकरी में कितने 6 महीने हुए? 6 महीने के कितने टुकड़े बने? 70 टुकड़े बने। एक साल में 2 6 महीने होते हैं, 35 साल में 70 6 महीने हुए। तो 70 6 महीने और आखिरी महीने में सैलरी का 10% यानी 10,000। 70 गुणे 10,000, अमाउंट कितना हुआ? 7 लाख रुपए। 7 लाख। 35 साल बाद आपका ये अमाउंट तैयार हुआ 7 लाख रुपए। 35 साल के नौकरी के बाद आपकी ग्रेजुटी होती थी 25 लाख रुपए। तो 25 लाख कहां गया? 7 लाख पे आ गया। अभी कैलकुलेशन करते रहिए, अभी इसमें भी बहुत सारे आगे। और अभी कितने घंटे हुए हैं? मुश्किल से 16-17 घंटे हुए इस यूपीएस को आए हुए। अभी इसमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन जो सामने आई हैं, जो समझ में आ रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है और क्लेरिफाई करे सरकार। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेजुटी से आगे। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, तीनों में इसको जब तुलना करेंगे तब आपको सारा खेल समझ में आएगा। जो मैंने कहा था 10% का झोल, जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें कुछ भी कर्मचारी को नहीं देना था, कुछ नहीं देना था। सब राजकोष से पेंशन आता था। मतलब कर्मचारी का अगर अंशदान कहें पेंशन में तो शून्य था, कर्मचारी को कुछ नहीं देना था। अब दिमाग में आएगा एक जीपीएफ। जीपीएफ जो है ये पहले जितना भी आदमी, मतलब ये पहले था कि कितना भी अपने हिसाब से स्वेच्छा से तय करता था कि इतना जीपीएफ कटवाना है। उस जीपीएफ से नौकरी के बीच बीच में भी जीपीएफ से पैसा आदमी निकालता रहता था। उस पर पहले रोक लग चुकी है, ये आज नहीं पहले लग चुकी है कि अब मनमाफिक जीपीएफ नहीं कटवा सकते। 41,500 रुपए, मतलब साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा आप जीपीएफ में नहीं कटवा सकते। 41,500 करीब आता है मंथली। इस जीपीएफ पे ब्याज हुआ करता था पहले, तो बहुत हैंडसम इस पर ब्याज था, इसीलिए जीपीएफ में ज्यादा लोग कटवाते थे पैसा। जब तनख्वाह कम हुआ करता था 6 पे कमीशन से पहले, तो चाहते थे जीपीएफ में जितना कटवा लें, कैसे भी अपनी जिंदगी बीते, लेकिन जीपीएफ में एक अच्छा ब्याज मिलता है। 8.5% तक ब्याज जीपीएफ पे मिलता था। अब वो शायद 7.78 के आसपास है। तो जीपीएफ, ये जीपीएफ के जरिए भ्रम दिमाग में आ सकता है। जीपीएफ इसलिए बता रहा हूं, इससे लेना देना नहीं है यूपीएस से, लेकिन जीपीएफ इसलिए कि जीपीएफ का पेंशन से नहीं लेना देना था। जो जीपीएफ आपका कटता था वो जीपीएफ एक बहुत अच्छे ब्याज के साथ आपके रिटायरमेंट पर एक मुश्त मिल जाता था। मतलब मैं ब्याज पूरा जीपीएफ आपके हवाले एक मुश्त मिल गया। नौकरी के दरमियान भी लोग जीपीएफ से पैसा निकालते रहते थे,
जरूरत पड़ी, घर बनवाना है, घर में एक कमरा जोड़ना है, तो एक कमरा जोड़ना है, 20,000 चाहिए, जीपीएफ में से 20,000 निकाल लिया, एक कमरे की छत डलवा लिया, लेंटर डलवा लिया, हो गया। तो जीपीएफ का पूरा पैसा मिल जाता था, यानी इस जीपीएफ का लेना देना नहीं था कि आपकी पेंशन के अमाउंट से इस जीपीएफ का कोई लेना देना है। ये जीपीएफ एक मुश्त मिल जाता था, प्लस ग्रेजुटी मिल जाती थी, और आपकी पेंशन तो सरकार देती थी। एनपीएस में क्या हुआ, अब जीपीएफ समझ गए कि इससे लेना देना नहीं पेंशन के अमाउंट का। एनपीएस में 10% का अंशदान कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है। 10% कर्मचारी, 14% सरकार। अब इसको भी अमाउंट हम समझे, पहले मैं वो आंकड़े बताता हूं परसेंटेज में, फिर जो है एक अमाउंट में उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब ये 10% और 14% का होता क्या था। मान लिया आप किसी व्यक्ति की सैलरी, किसी की भी सैलरी मान लिया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए सैलरी पे 10% देता था जो कर्मचारी था, और 14% सरकार देती थी, यानी 14 10 24,000 रुपए। ये पूरा अमाउंट, जब पूरा अमाउंट आपका मान लिया इकट्ठा हो गया, एक आपके पूरे लाइफ में, पूरे आपके नौकरी के पीरियड में, मान लिया मैं वैसे ही मोटा मोटा बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। 1 करोड़ रुपए में से 60% एक मुश्त रिटायरमेंट पर सरकार दे देती थी, एक मुश्त आपके हाथ में। 40% जो ये डिडक्शन होता था पूरा, ये 40% इसका हिस्सा मार्केट में लगाती थी सरकार। मार्केट में लगाती है सरकार, थी नहीं, है सरकार। मार्केट में अलग अलग फंड्स में, वो शेयर मार्केट और इसके लोग बेहतर बताएंगे, अलग अलग फंड्स में निवेश करती है, और उस निवेश के हिसाब से आपकी पेंशन तय होती है। उसी मतलब जो रिटर्न मिल रहा है मार्केट से रिटर्न, यानी मार्केट रिटर्न पर जो 40%, 60% तो आपका पैसा 10% था, सरकार का 14% था, ये मिलाकर जो अमाउंट बना, इसका 60% आपके हाथ में आ गया, यानी 1 करोड़ अगर टोटल जमा है तो 60 लाख आपके हाथ में आ गया। 40 लाख रुपए मार्केट में डाल दिया है सरकार ने, उस मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेंशन चलती थी। इस पर बहुत सारे फैक्ट्स और वीडियोज वायरल हुए, और मेरी कुछ लोगों से निजी बात हुई। इस एनपीएस में जो मार्केट के फंड पर डिपेंड पेंशन थी, इसमें जो सबसे ऊपर का ओहदा, जिनका पे ग्रेड बेसिक पे बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा है, जो यूपीएससी से नियुक्त लोग हैं, उनको भी जो लोग एनपीएस के दायरे में रिटायरमेंट ले चुके हैं, 18-19 साल की नौकरी में, एनपीएस आने के बाद कोई 30 साल अब तक तो हुआ ही नहीं, 2004 से 2024 20 साल, लेकिन 18-19 साल में जिन लोगों की रिटायरमेंट हुई, कुछ एक लोगों की 35,000, जो मतलब जो बहुत बड़े पद पर जो यूपीएससी के थ्रू नियुक्त हुआ था, 30-35 हजार से ऊपर किसी की पेंशन नहीं बनी है। 30-35 हजार से ऊपर किसी की पेंशन नहीं बनी है, और कुछ लोगों की पेंशन तो ऐसी जानकारी आती है कि 5,000, 6,000, 4,000 रुपए भी पेंशन बनी है। सोचिए वो जो है मनरेगा के मजदूर का जो दिहाड़ी होता है, उससे भी कम एवरेज आता है। तो ये एनपीएस में जो 10% का झोल, गौर से समझिएगा, एनपीएस का जो ये था 10% और 14%, अब ये यूपीएस में आ रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। ओपीएस में कोई 10% जैसा नहीं था, कर्मचारी को कुछ भी नहीं देना था, यही बात समझिए, कर्मचारी को कुछ, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, ओपीएस में कुछ नहीं देना था, एनपीएस में 10% देना हुआ, यूपीएस में ये 10% कंटिन्यू है, कर्मचारी 10% देगा, लेकिन जो सरकार का अंशदान था, सरकार जो दे रही थी, वो 14% के बजाय बढ़ा करके 18.5% हो गया, 18.5% हो गया। अब खेल समझिए, अब खेल जो अभी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, उसके मुताबिक जब ये फंड आपका अंत में जितना भी फंड बनेगा टोटल, ये 10% और 18.5% मिला करके, इसका 10% रिटायरमेंट पे मिलेगा, 90% सरकार के पास रहेगा। 10% मिलेगा,
90% सरकार के हाथ में रहेगा। अब फिर आते हैं अमाउंट पर। मान लिया 10% कर्मचारी के का हिस्सा और 14% सरकार का हिस्सा। एक आदमी, कोई भी आदमी एक 25 साल नौकरी किया, उसको एनपीएस में उसका पूरा जो इकट्ठा हुआ फंड, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर 10 और 14 था, यहां पर 10 और 18.5 हो गया है। तो 1 करोड़ के बजाय यहां पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसके इकट्ठा, उसका जो फंड इकट्ठा हो चुका है 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। अब जब 1 करोड़ एनपीएस में मिला, आपका इकट्ठा था, तो 60 लाख रुपए आपके हाथ में आया था और 40 लाख पे आपकी पेंशन बंधी थी मार्केट भरोसे। यहां 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपके फंड में है, टोटल अमाउंट इकट्ठा है आपके थैले में। आपको सरकार दी 10% यानी 12 लाख रुपए। 12 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में आपको तुरंत रिटायरमेंट के बाद मिल गया 12 लाख रुपए। 1 करोड़ 8 लाख रुपए सरकार के पास है। 1 करोड़ 8 लाख सरकार के पास है और सरकार आपको कह रही है कि हम आपके आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से एड ऑन भी होगा। अब ये पेंशन देने के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स ऐड करके भी 1 करोड़ 8 लाख रुपए सरकार के पास रखा हुआ है। अब 1 करोड़ 8 लाख रुपए अगर सरकार के पास रखा है, तो 10 और 18.5 इस अनुपात को भी हम समझ लें, तो उसमें से करीब करीब 40 लाख रुपए आपका है। 40 लाख रुपए, 40 नहीं, 10 है और 18 है, तो हाँ 40, 45, 50 लाख रुपए एग्जैक्ट उसको जो है मैथमेटिकल उससे निकालना पड़ेगा कि वो पैसा आपका ही है। और कुल 1 करोड़ जो है 8 लाख रुपए सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो पेंशन जो ओपीएस में पेंशन थी, ओपीएस और यूपीएस का फर्क समझिए, क्योंकि ओपीएस की डिमांड थी और यूपीएस मिला है। तो ओपीएस और यूपीएस के फर्क को जरूर समझना होगा। ओपीएस में सरकार के पास आपका 1 रुपए नहीं था और आपको आखिरी महीने के जो है बेसिक पे का 50% प्लस डीए पेंशन में मिलता था। हर 6 महीने पे डीए एड ऑन होता था। यूपीएस में आपका 1 करोड़ 8 लाख रुपए, मैं उस 1 करोड़ 8 लाख रुपए सबके लिए नहीं कर रहा हूं, एक जो अमाउंट हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए एग्जाम्पल में लिया था उस पर है। तो आपका 1 करोड़ 8 लाख रुपए सरकार के पास है। सरकार आपको आखिरी 12 महीने के बेसिक पे के एवरेज का 50% प्लस इन्फ्लेशन इंडेक्स पर पेंशन दे रही है। अब बात फिर उस एग्जाम्पल पर आएंगे जब ओपीएस में, इसलिए इतना डीपली क्लियर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सिर्फ विरोध के नाम पर वीडियो बना है। विरोध के लिए नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन आएगी, हम एड ऑन भी करेंगे इसमें, अगर सरकार की तरफ से जो जो चीजें साफ होती जाएंगी। ओपीएस में मैं कर्मचारी हूं, मेरा सरकार के पास 1 भी रुपए नहीं है। मैं 60 साल पे रिटायर हुआ, मुझे पेंशन डीए के साथ मिल रहा है। मैं 62 साल तक जिंदा रहा, मैं 68 तक जिंदा रहा, मैं 70 तक जिंदा रहा, या मैं 105 साल जिंदा रहा, सरकार ने राजकोष से पेंशन दिया, हमने सरकार को कुछ नहीं दिया है। अब आइए यही यूपीएस में, यूपीएस में हमारा अमाउंट है। कहते हैं ना कि आज हमारे हाथ में क्या है, कल हमको शाही पनीर खाना है, कल परसों शाही पनीर बनेगा, लेकिन आज हमारे थाली में आलू टमाटर की सब्जी है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है परसों शाही पनीर मिलेगा, परसों का शाही पनीर खाने के लिए हम रहेंगे नहीं पता है। एनपीएस में कम से कम 60% तुरंत मिल जा रहा था, 40% मार्केट के भरोसे आपकी पेंशन तय करता था। 60% तुरंत मिल जाता था। उस 60% को अगर इन्वेस्ट कर दिया, 60% मतलब मैंने 1 करोड़ पे 60 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया था, अगर 60 लाख रुपए बैंक में भी रख दिया तो पेंशन के आसपास तो ब्याज भी बन सकता था।
अब यूपीएस में आपको 10% मिला, 1,20,00,000 हुआ था लेकिन मिला 12 लाख रुपए। बैंक में भी रखेंगे तो कुछ ब्याज से भला नहीं होना है। किराए घर में है तो किराया भी नहीं निकलना है ब्याज से। 1,08,00,000 रह गया सरकार के पास। उस 1,08,00,000 में आपको पेंशन देगी। हिंदुस्तान में जीवन प्रत्याशा कितनी है? कितनी है जीवन प्रत्याशा? जापान नहीं है, ये भारत है। जीने को 85 साल जीने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन जीवन प्रत्याशा 70 के आसपास है। एक आम, मैं एग्जैक्टली सरकारी डाटा नहीं बता रहा हूं, सरकारी आंकड़े नहीं बता रहा हूं, 68-70 ये एवरेज जीवन प्रत्याशा है। तो आपका पैसा सरकार के पास रखा है, उसी से आपको पेंशन मिल रही है, और आपके जीवन भर की जो 10% की कटौती हुई पूरे नौकरी जीवन में, वो आपके पेंशन में आप पूरा ले भी पाए कि नहीं ले पाए, ये ऊपर वाले पर निर्भर है कि वो आपको कितना दिन जिंदा रखता है। अब ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो आपका जितना पैसा सरकार के पास है उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उससे ज्यादा मिले। हो सकता है कि जो आप रखे थे सरकार के पास, सरकार के ही धर्म खाते में डाल करके संसार से विदा हो जाए। ये पूरी की पूरी इस खिचड़ी है, जितना मेरे पास अब तक जानकारी आई है, ये इसमें काफी झोल है। मतलब कुल मिलाकर के अगर ओपीएस बनाम एनपीएस बनाम यूपीएस समझेंगे ना, तो हर कदम पे धोखा नजर आएगा। फिर वही गाना आपको याद आने लगेगा, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो धीरे धीरे चलिएगा। ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस सबको बारीकी से समझने की जरूरत है। अभी मतलब कई घंटे मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की, अभी भी इस वीडियो के बाद और इस पर रिसर्च का काम होगा, और इस विषय पर मैं अशोक वानखेड़े जी को भी लाऊंगा, उनकी भी टिप्पणी लेंगे, और भी कुछ जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, जो कर्मचारी संगठनों के लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए और यूपीएस को समझते रहिए। आपके पास भी अगर जानकारी है तो हमें समझाते रहिए, क्योंकि जो हम बता रहे हैं, मैंने कहा पहली बात कि जो इंफॉर्मेशन है वो दिया है, अभी बार बार इसमें मॉडिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन। आप लोगों ने देखा है, याद होगा आपको, नोटबंदी का दौर हर तीसरे दिन बदलता था, जीएसटी में कितना फेरबदल हुआ, तो सब आएगा। आपके पास भी कोई जानकारी है तो ये नहीं है कि हम जो बता रहे हो परफेक्ट, बिल्कुल हम सर्वज्ञानी हैं। मोदी जी नहीं हो सकते ना, हम लोग सामान्य इंसान हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं है, ना अविनाशी हैं, ना सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ नहीं जान सकते। तो अगर आपके पास कोई जानकारी होगी तो आप लोग भी भेजिएगा, उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। कल के वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स थे, उसको भी हमने समझने की कोशिश किया कि 10 साल बाद 10,000, हाँ 10 साल की नौकरी पर 10,000 का जो है, ये ऐसा नहीं है कि 20 साल पे भी 10,000 होगा, वो अनुपातिक रूप से बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सवाल जवाब पर भी हम एक्सपर्ट्स को लेकर के और बैठेंगे। जब अशोक वानखेड़े जी भी होंगे तो कुछ सवाल भी लेंगे और कुछ उन सवालों का समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।